पाकिस्तान टीम का किसी भी फॉर्मेट के अंदर कोई किसी किस्म का कोलैप्स हो रहा हो और ऐसी सिचुएशन में आपके सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस्ड बैटर बाबर आजम खड़े हों और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने ऊपर प्रेशर लेके वो पाकिस्तान को किसी बेहतर पोजीशन पे लाके खड़ा कर दें, ये आपको देखने को नहीं मिलता और इसकी सबसे कम पॉसिबिलिटी होती है कि वो ऐसा करेंगे। उनको हमेशा दूसरे एंड पे कोई ऐसा चाहिए होता है जो स्कोरबोर्ड को चलाता रहे और वो कहीं ना कहीं साइड से अपने रन करके निकल जाए कि अपनी रैंकिंग अच्छी हो जाए। अभी कई लोगों ने कहा था वाइट बॉल सीरीज के दौरान ओडीआई के अंदर कि बाबर आजम फॉर्म में वापस आ गए, बड़े जबरदस्त टच में थे। मैं तब भी कह रहा था ये फॉर्म कुछ नहीं होती, बाबर आजम फॉर्म में नहीं आए। उनको दूसरे एंड में ना साइम टिके हुए मिल गए थे जो प्रेशर को पूरे तरीके से अपने ऊपर लेके इनिंग्स तेज खेल रहे थे। उन्होंने अपने रन बनाए, 70 बॉल 50 की, एक्सेलरेशन की नहीं और आउट होकर चले गए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि साल का एंड हो, मैं नंबर 1 रैंकिंग में रहूं, कोई फॉर्म वापस नहीं आई है। बाबर आजम मेरे हिसाब से मोस्ट ओवर रेटेड क्रिकेटर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में। 8-9 साल से रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट। एक भी सेना कंट्री में मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं है उनके पास। कोई आपको बड़ी परफॉर्मेंसेज उनकी याद नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर जहां पाकिस्तान जीता हो या पाकिस्तान को उन्होंने एटलीस्ट बड़े मैच में एक कोलैप्स से बचा लिया हो। किसी भी उसमें टेस्ट क्रिकेट के अंदर कहीं पे भी एक सीरीज या एक मैच सबके जहन में आता है, दैट इज 196 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगर आप कहते हैं 8-9 साल में 196 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है 8 साल में आपके ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बैट्समैन की तरफ से, तो फिर यासिर शाह को भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बना दें। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में सेंचुरी बनाई थी भाई साहब ने, तो एक 196 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आपको याद रहता है, बाकी कुछ भी याद नहीं रहेगा। 8-9 साल से खेलते हुए आ रहे हैं वो। थर्ड क्लास बैटिंग उनकी चल रही होती है कि जब जरूरत होती है टीम को सबसे पहले निकल जाते हैं। आज भी आए, पहली बॉल उनको फुल टॉस मिली, लकी थे, पहली बॉल में चौका हुआ, 400 का स्ट्राइक रेट, 4000 रन पूरे हो गए। अब एजेंडा चल रहा है जी बाबर आजम ने 4000 रन टेस्ट क्रिकेट में पूरे कर लिए, बहुत मुबारक। लेकिन आज आपकी टीम को ना जरूरत थी कि वो टिक कर खड़े रहें, अपनी विकेट को संभाल लें। जो काम वो ओडीआई में करते हैं ना, वो चीज उनकी जरूरत थी यहाँ टेस्ट में करने की। मैं मानता हूँ अफ्रीका के अंदर कंडीशंस मुश्किल हैं, लेकिन अगर बाबर आजम जैसा प्लेयर जो 8 साल से खेल रहा है, जिसको आप गोट प्लेयर कहते हैं, अगर वो यहाँ भी नहीं टिकेगा तो कहाँ टिकेगा। ओडीआई और टी20 फॉर्मेट में बाबर आजम आते हैं टेस्ट मैच खेलने के लिए, और टेस्ट में क्या खेलने आते हैं पता नहीं, खेलने नहीं आते, वो सिर्फ एक पोजीशन जाया करते हैं, किसी का हक मार रहे होते हैं। पहले 2 डाउन नंबर 4 पे एक फ्री विकेट थी ऑपोजिशन के लिए, कि फ्री विकेट मिलती थी, बाबर आजम आएंगे आउट हो जाएंगे। अब नंबर 3 पे वो काम हो गया, नंबर 3 पे भी वो ऐसे आए और गए, जहां कोलैप्स हो रहा था वहां उनको अपनी विकेट संभालनी थी। आज खेलना था जैसे वो ओडीआई में खेल रहे थे। जब ये पाकिस्तान की स्क्वाड अनाउंस हुई थी साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए, तब भी मुझे ये जहन में सवाल था और मैंने तब भी एक वीडियो में बात कही थी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा बाबर आजम किस बेसिस पे वापस आए हैं। इंग्लैंड की सीरीज में एक बंदा परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप हुआ, राइट। इस 2 महीने में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान उन्होंने ना कोई रेड बॉल क्रिकेट खेला है, ना उन्होंने कायदन ट्रॉफी खेला है। किस बेसिस पे रेड बॉल में कमबैक कर रहे हैं, ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। 19 इनिंग्स से लगातार वो फेल हो रहे हैं, एक 50 नहीं है उनकी, कोई बड़ी इनिंग्स नहीं है उनकी, कहीं पे पाकिस्तान का कोलैप्स उन्होंने बचाया नहीं है। वो ड्रॉप हुए, पाकिस्तान 4 साल बाद सीरीज जीत गया। तो कोई ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक रियलिटी है जो सामने नजर आ रही है, दैट वो उनका होना एक नेगेटिव वाइब क्रिएट करता है हमारी टीम के अंदर। वो किस बेसिस पे वापस आए थे, क्या क्राइटेरिया क्या था? क्या क्राइटेरिया ये था कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में पहले ओडीआई के अंदर उनको खिताब मिल गया था मोस्ट कॉन्फिडेंट प्लेयर ऑफ द मैच। अच्छा, इससे पहले ये खिताब किसी के पास नहीं था, ये लॉन्च उसी वक्त किया है जिनके पीआर एजेंसीज है ना उन्होंने, कि भाई मैन ऑफ द मैच नहीं मिल रहा तो चलो यार प्लेयर मोस्ट कॉन्फिडेंट प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दे देते हैं इनको। खुद ही बना दिया, कल को ट्रॉफी बना देंगे कि मोस्ट कॉन्फिडेंट प्लेयर था। क्या वो क्राइटेरिया था? भाई आकिब जावेद उस वक्त भी थे, अभी भी हैं, बड़े डिसीजन लिए थे उन्होंने। तो अब ये सवाल का जवाब वो देना चाहिए उनको कि भाई किस बेसिस पे वापस लेकर आए। मुझे अभी भी लगता है कि अब्दुल्ला शफीक के साथ गलत किया ड्रॉप करके। वो ओडीआई फॉर्मेट के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहा, फाइन, ओडीआई फॉर्मेट की वजह से उसको टेस्ट फॉर्मेट से क्यों ड्रॉप कर दिया, सोचने वाली बात है ना। अभी रिसेंटली अब्दुल्ला शफीक की एक सेंचुरी भी है, एक हाफ सेंचुरी भी है, एक 150 भी है। तो अब्दुल्ला शफीक ने तो कंपैरेटिवली बेटर खेला इन रेड बॉल बाबर आजम के मुकाबले, तो फिर बाबर आजम को क्यों प्रेफर किया गया ओवर अब्दुल्ला शफीक? सोचने वाली बात है ये। मैं मानता हूं चले अब्दुल्ला की वैसी फॉर्म लगी हुई नहीं है, चलें ठीक है, आपने उसको फॉर्म की वजह से ड्रॉप किया, फेयर इनफ। लेकिन एक बंदा फॉर्म की वजह से ड्रॉप हो रहा है और एक बंदा कॉन्स्टेंटली 19 इनिंग्स के फेलियर्स के बावजूद टीम में वापस आ गया, बाबर आजम। तो ये दोगलापन क्यों है, ये हिपोक्रेसी क्यों है? और फिर वो आगे कोलैप्स बचाता भी नहीं है, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। 4000 रन हो गए, अब उस पर तारीफें होंगी, उस पर जी एजेंडा चलेंगे, टीम जाए तेल लेने, मेरे 4000 रन पूरे होते रहे, मैं नंबर 1 प्लेयर बन जाऊं। इनका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है बाबर आजम का कि इनको जब तक दूसरे एंड पे कोई स्कोरबोर्ड चलाने वाला नहीं मिलता ना, इनसे रन बनते नहीं है। आज अगर कामरान गुलाम और बाबर आजम थोड़ी देर और साथ में खड़े रहते तो शायद बाबर आजम कहीं 40-50 कर देते, क्योंकि उनको दूसरे एंड पे कामरान इस इंटेंट के साथ खेलता हुआ मिल जाता जो बाद में मिला। कामरान गुलाम ने जो इंटेंट शो की है, अब देख लें कौन परफॉर्म कर रहा है, जिसने डोमेस्टिक में रगड़ा खाया हुआ है, जिसको इतने साल आपने खिलाया नहीं है। यही बाबर के फैंस थे ना जो कह रहे थे कि चल गया कामरान गुलाम अपने होम ग्राउंड में, फास्ट ट्रैक पे जाएगा नहीं परफॉर्म कर पाएगा। फास्ट ट्रैक पे परफॉर्म किया है, रन बॉल 50 की है, ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट पे खेला है। तो ये शो करता है कि उसमें टेम्परामेंट कितना है, वो कितना टैलेंटेड है, स्किलफुल है, उसने जबरदस्त इंटेंट के साथ बैटिंग की है। और अगर जेन्युइनली कामरान गुलाम इस इंटेंट से ना खेलता और अफ्रीका को प्रेशर में लेकर नहीं आता तो आपके 150 रन भी नहीं बनने थे, 150 रन भी नहीं बनने थे।
कामरान गुलाम ने बचा लिया आपकी अभी फिलहाल आपका कोलैप्स, आपकी इज्जत, छोटी सी एक पार्टनरशिप लगाई। और ये वही कामरान गुलाम है जिसने अपने स्टार्ट में इंग्लैंड के अगेंस्ट वहां पे भी कोलैप्स बचाया था। 19 रन पे 2 आउट थे पाकिस्तान के, आपको याद होगा, सेकंड टेस्ट मैच में सेंचुरी मारी थी, साइम के साथ पार्टनरशिप की थी, आज रिजवान के साथ की है। तो कामरान गुलाम एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। मैं समझता हूँ कामरान गुलाम का बैकअप बाबर आजम होना चाहिए। बाबर आजम का बैकअप नहीं है कामरान गुलाम, कामरान का बैकअप होना चाहिए बाबर। बाबर को बिठाएं बाहर, बताएं भाई तुम कामरान के बैकअप हो, जहां कामरान जरा सा आगे पीछे होगा हम आपको जगह खिला देंगे। पहले नंबर 4 पे 2 डाउन स्पॉट जो था ना वो फ्री की विकेट थी कि बाबर आजम आएंगे आउट हो जाएंगे। अब नंबर 3 पे 1 डाउन फ्री की विकेट हो गई, फ्री की विकेट। जो काम बाबर T20 और ओडीआई में करते हैं वही काम आज उनसे टेस्ट में जरूरत थी, उन्होंने किया ही नहीं। रिजवान अगेन एक टिपिकल अंदाज में आउट होकर चले गए, जहां कामरान गुलाम आउट हुए वो अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। अब वही बात है ना, रिजवान को भी देखें दूसरे एंड पे जब एक सपोर्ट मिली हुई थी ना कामरान की, तो वो अपने रन कर रहे थे। जहां दूसरे एंड पे प्रेशर बनना शुरू हुआ कि कोई रन बनाने वाला नहीं है, गेम फंस रहा है, अब प्रेशर आ रहा है, तो वो निकल गए। और टिपिकल अंदाज में जिसमें वो आउट होते हैं हमेशा। जो सबसे बड़े बर्डन टीम के हैं ना वो यही दोनों है, नहीं चल सकते ये दोनों आपके इकट्ठे टीम के अंदर। ओडीआई में साइम ने बचा लिया, अब साइम हर मैच में थोड़ी खेलेगा भाई, वो पूरा ओडीआई फॉर्मेट आपको जिता के आ गया। टेस्ट में उसको टाइम लगेगा, पहला उसका टूर है अफ्रीका के अंदर, थोड़ा फंस रहा है, खेल जाएगा वो भी, मुझे पता है वो टेस्ट में परफॉर्म करेगा, 100% करेगा, लेकिन जाहिर है हर मैच में तो नहीं करेगा ना। कब करेंगे बाबर और रिजवान, 8-9 साल हो गए इनको। फिर आते हैं आमिर जमाल पे। आमिर जमाल ने एक बड़ी अच्छा शॉट कैमियो खेलने की कोशिश की, दिलेरी से खेल रहे थे। आमिर जमाल और न्याजी ये दो मुझे बड़े पसंद है। इन दोनों का मुझे लगता है कि ये दोनों आपके हर फॉर्मेट का सॉल्यूशन है लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर। तो जमाल और न्याजी दिलेरी से खेलते हैं, अग्रेशन से खेलते हैं, जान मारते हैं, सेल्फलेस नजर आते हैं। तो एक शॉट कैमियो प्ले करने की कोशिश की, थोड़ा सा और कैरी कर लेते तो अच्छी बात होती, बट अगेन वही बात है कि इस पिच पे इतना आसान नहीं है इन सबके लिए बैटिंग करना जो पहली पहली दफा टूर कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इस मैच का था कामरान गुलाम के अलावा, वो था हमारा बॉलिंग अटैक। जो मजा आया है इस वक्त खुर्रम शहजाद और अब्बास की बॉलिंग देखने में, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, खूबसूरत लाइन और लेंथ रखी उन्होंने, कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहे थे, स्पेशली खुर्रम शहजाद। उन्होंने जो पहली विकेट ली है, बैट और पैड के बीच में इतना बड़ा गैप बना के पड़ के बॉल अंदर आया, अराउंड 2.3 डिग्री एंगल से वो बॉल अंदर घुमाए, आउटस्टैंडिंग क्लासिक बॉल थी वो, क्लासिक खूबसूरत बॉल थी। तो लेंथ जो पकड़ के उन्होंने बॉलिंग की है, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है साउथ अफ्रीका के अंदर इन कंडीशंस में, यही वो कंडीशंस हैं जो बॉलर्स को फेवर करती हैं। और आप देख लें कि इस पूरे टेस्ट मैच में, मतलब पूरे डे 1 में किसने परफॉर्म किया है, आपके डोमेस्टिक के रगड़े हाईवे प्लेयर्स हैं, खुर्रम हो या कामरान हो, और कोई भी नहीं कर रहा। जो पीआर मर्चेंट्स है ना, जो पीआर के बलबूते टीम में रहते हैं, वो नहीं कर पाते। अब्बास थोड़ा सा रिदम उनको पकड़ने में टाइम लग रहा है, क्योंकि जाहिर है वो 3 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। बेशक वो क्रिकेट कंटिन्यू खेल रहे थे, काउंटी क्रिकेट एक डिफरेंट चीज होती है, बट जब आप इंटरनेशनल में आते हो ना तो डिफरेंट हो जाता है। तो एक प्रेशर भी होता है, एडेड प्रेशर होता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप 3 साल से खेल नहीं रहे होते हैं, आपको पता है कि आपने परफॉर्म करना, वरना फिर कहीं ड्रॉप ना हो जाए। तो अब्बास को थोड़ा सा टाइम लग रहा है रिदम पकड़ने में। अलबत्ता उन्होंने आउट किया, बहुत अच्छी बॉल पे आउट किया, खुशी बहुत हुई देखे कि अब्बास ने एक अच्छा कमबैक कर लिया। बट उन्होंने बड़े इजी बाउंड्रीज उनको पड़ रही थी, रन पड़ रहे थे, वैसी वाले अब्बास नजर नहीं आ रहे थे जितना वो डेंजरस पहले थे। तो जाहिर है थोड़ा सा टाइम लगेगा रिदम पकड़ने में। होपफुली कल फ्रेशमैन के साथ आएंगे तो यू नेवर नो कि कल इंशाल्लाह वो पहले सेशन में अफ्रीका के ऊपर चढ़ के खेलें, अपनी लाइन और अच्छी कर सकें। नसीम बहुत ऑफ कलर नजर आ रहे थे, बहुत एवरेज नजर आ रहे थे, कोई इतना वो पिच का इस्तेमाल करते हुए महसूस नहीं हो रहे थे, बहुत सीधी सीधी उनकी बॉल्स थी। नसीम का मसला वही है, फिटनेस फटीग है, उनके फिटनेस के बड़े इशूज हैं, थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो 2-3 ओवर करा के ना उनके शक्ल पर वो टायर्ड नजर आ रहे होते हैं, ऐसा फील हो रहा होता है। मैं ऑनेस्टली पर्सनल लेवल पे समझता हूँ कि नसीम शाह से बेटर कभी भी ऑन एनी डे आपको एक लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए होता है रेड बॉल के अंदर, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की कंडीशन में, और वो आपके हैं मीर हमजा। मीर हमजा ने ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में जो क्लासिक बॉलिंग की थी, ट्रेविस हेड को जो बोल्ड मारा था, मीर हमजा यहाँ पे होते बेटर होता। आई अंडरस्टैंड कि पेस नहीं है और आपके तीनों बॉलर्स का पेस नहीं होता फिर, लेकिन मीर हमजा की जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत अच्छी है। आप देखें खुर्रम कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, नहीं है ना 140 का पेस, एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन उनकी जो लेंथ थी, जो लेंथ से वो बॉल कर रहे थे, वही आपको मीर हमजा करा के देते। और जो उनका स्विंग है मीर हमजा के पास वो बहुत बेटर है नसीम से। तो मैं तो किसी भी दिन समझूं कि भाई लेफ्ट आर्म पेसर आपके पास होना चाहिए, और नसीम शाह से बेटर मीर हमजा ही होते। और आई फील कि अब ये देख के लग ही रहा है कि सेंचुरियन के अंदर चूंकि आपको ग्रीन पिच मिली भी है, तो सारे पेसर्स का डिसीजन भी अच्छा ही है, वहां से भी 10 विकेट जो है पूरे पेसर्स ने ली है। बहुत ज्यादा बॉलिंग की है साउथ अफ्रीका ने। वैसे कॉबिन बॉश उन्होंने अपना डेब्यू किया है और डेब्यू पे 4 आउट कर दिए, पहली बॉल पे अपने करियर की उन्होंने विकेट निकाली शान मसूद की। फैमिली वहां उनकी बैठी भी थी, जाहिर इमोशनल मोमेंट था, एंड ही बॉल्ड रियली वेल, रियली वेल। तो पाकिस्तान का ना मसला ये है कि कोई भी आ जाए डेब्यू कर रहा हो, या कोई बी और सी टीम के जो सेकेंडरी टीम के बॉलर्स होते हैं वो आ जाएं, सब हीरो बन जाते हैं। मुझे याद है साउथ अफ्रीका का शॉर्ट था, वो भी हीरो बन गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल के, 5-5 आउट कर रहा था अफ्रीका की सीरीज में। और अब जो है ये कॉबिन बॉश उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, डैन पैटरसन जो है उन्होंने 5 आउट कर दिए, 5 ले लिया उन्होंने आज के मैच में। वो मैन ऑफ द मैच भी थे श्रीलंका के अगेंस्ट, उनकी टेस्ट सीरीज हुई थी। तो बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस उनकी हो रही है, बड़े अच्छे टच में थे, वहां भी श्रीलंका को बड़ा टफ टाइम दिया था उन्होंने।
ओवरऑल जो डे 1 रहा है पाकिस्तान अफ्रीका का वो काफी हद तक बैलेंस्ड रहा है। ऑल्दो कामरान गुलाम ने कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट हमें हमारे लिए डे सेव कर दिया और एक ऐसे कोलैप्स से बचा लिया जो शायद वो 150 वाला कोलैप्स आ रहा था। लेकिन आई स्टिल फील के शान मसूद ने कहीं ना कहीं ट्रिक मिस कर दी है एज अ कैप्टन। कुछ कैप्टनसी एरर्स नजर आए, जैसे मैं सरप्राइज था कि आमिर जमाल को एक भी ओवर नहीं दिया। नसीम शाह थोड़े से ऑफ नजर आ रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद आमिर जमाल आएंगे क्योंकि उनके पास पेस भी है, प्लस ये कंडीशन उनको सूट करती हैं, अच्छी लेंथ से बॉल उठा सकते हैं। तो यू नेवर नो, अगर वो आते तो शायद एक आधी विकेट मिल सकती थी, चौथा आउट हो सकता था पाकिस्तान के लिए। लेकिन आमिर जमाल को इंट्रोड्यूस ना करना वो बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था। सेकेंडली मार्करम जो है वो पेसर्स के अगेंस्ट बड़े कंफर्टेबल है, और शुरू में जब अच्छी बॉल पड़ी थी खुर्रम शहजाद की तो वो उस पर स्ट्रगल किए थे, लेकिन उसके बाद बहुत इजीली उन्होंने पूरा सेशन खेला है पेसर्स के अगेंस्ट। वहां पे आई थिंक अगर एक आधा ओवर साइम अयूब या आगा सलमान करा देते तो शायद मार्करम स्ट्रगल करते और एक आधी विकेट पाकिस्तान के पास आ जाती। तो आउट ऑफ द बॉक्स भी कभी कभी जाना चाहिए कि अगर कोई बैट्समैन पेसर्स को इजीली कंफर्टेबल होकर खेल रहा है तो फिर वहां पे एकदम से स्पिनर लगा दें तो एक चांस बन जाता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बट वो चीज शान मसूद की नजर नहीं आई, एकदम इमीडिएट डिसीजन उन्होंने नहीं लिए। तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगा कि उनकी कैप्टनसी एरर्स फील हो रहे थे। बट उसके अलावा आई थिंक हमारा जो बैटिंग यूनिट है ना वो आज ये सोचेगा कि शायद हम 40 रन 50 रन शॉर्ट हैं। अगर ये 250 रन का टोटल होता फर्स्ट इनिंग्स के अंदर तो मेंटली ना आपके पास एक फाइटिंग टोटल होता है कि 250 रन है, हम 250 तक रोक सकते हैं। तो अब जो कल डे 2 का सेशन 1 होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान को इस इंटेंट से आना होगा कि हमने किल पे जाना है, हमने ऑल आउट करना है इनको 200 के अंदर अंदर। कोशिश करनी है कि वो लीड पे ना पहुंचे। अगर वो लीड पे पहुंच जाते हैं और कहीं भी उन्होंने 50-60 की लीड भी दे दी, 50 70 80, तो फिर आगे जो है ना ये डे बहुत मुश्किल होते चले जाएंगे। जैसे जैसे बॉल पिच यूज होता रहेगा, पाकिस्तान जो थर्ड और फोर्थ इनिंग्स होगी वो डिफिकल्ट होगी। तो इतना आसान नहीं होगा कि वहां पे हम एटलीस्ट 200 रन या 220 का टारगेट दें जो हम डिफेंड कर सकें। तो हमें कहीं ना कहीं कल किल अप्रोच पे जाना है और उनको 200 के अंदर अंदर रोक के फिर टारगेट सेट करना है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटेंट होगी और इसीलिए कल जो सेशन 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी सेशन 1 डोमिनेट करेगा उसके लिए एडवांटेज होगा आगे ये सेंचुरियन टेस्ट में मैच जीतने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कल सेशन 1 के अंदर।